बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल आप सब ने सुना होगा हमारे चीफ जस्टिस ने एक स्पीच की एक तकरीब में, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी क्लियरली एक बात कही कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे और 14 मई की तारीख वाला फैसला बरकरार है। वैसे तो पीडीएम समझ रही थी खामोशी है, सुकून है, शायद वो सब कुछ ड्रामा जो हम पार्लियामेंट के फ्लोर में करते रहे हैं, जो धमकियां और जो कुछ हम कह सकते थे, जो कुछ हम इल्ज़ामात, उंगलियां, जो खेल ऑडियो वीडियो को खेल सकते थे, हम खेल चुके हैं। तो शायद उसका कहीं ना कहीं कोई असर हुआ हो। लेकिन कल के चीफ जस्टिस के बयान ने फिर से उनके कान खड़े कर दिए और वो जो समझ रहे थे कि वो जो तलवार उनके गलों में लटक रही है वो उतर चुकी है, लेकिन वो फिर से परेशान हो गए और अब उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। पहले तो उन्होंने खुद कदम बढ़ाया था, खुद पार्लियामेंट में आकर बिल देना शुरू कर दिया। उन्होंने जी चीफ जस्टिस पर और सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाए कि जी तौहीन पार्लियामेंट हो रही है। लेकिन जब उनका ये सारा चूरन ना बिका तो अब उन्होंने एक नया चूरन मार्केट में लाया, और वो ये था कि रात के 8 बजे अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्यारे प्यारे भाइयों सहाफ़ियों के ज़रिए उन्होंने ये मैसेज करने शुरू कर दिया कि अब अगर 14 मई को इलेक्शन हुए तो ये इस मुल्क के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए भाई बहुत ही बुरा होगा। ये सब के लिए खतरे का बायस होगा, इसमें मुल्क की सलामती को खतरा हो जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रात के 8 बजे शुरू कर दी हैं। मतलब ये है कि कुछ भी कर लो भाई, इलेक्शन में हमने नहीं जाना। मैंने कल भी यही सवाल किया था कि एक शहरी का बुनियादी हक होता है, एक आईनी हक होता है, एक रियासती हक होता है इलेक्शन। अगर आप शहरी से उसका वो हक छीन रहे हो तो क्या फिर बाकी तमाम शहरी को आइन का पाबंद रहने की ज़रूरत है, उनको कानून मानने की ज़रूरत है? जब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पूरी आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, जब वही आइन को नहीं मान रहे तो फिर आप किस मुंह से कहते हो कि एक शहरी जो है इस मुल्क का शहरी आइन और कानून की पाबंदी करेगा? दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक और समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में। 2 समाअतें, एक तो चल रही है कि जी जो उन्होंने तरमीमी बिल, सुप्रीम कोर्ट का जो बिल उन्होंने पास किया था उसके बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जी आपकी जो भी कार्रवाई हुई है पार्लियामेंट की वो पेश की जाए। सुनने में आ रहा है कि जी उन्होंने पेश करने से माजरत कर ली है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा था स्पीकर को और उन्होंने कहा कि जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन होता है, वो जी जो रिकॉर्ड जो उन्होंने तलब किया है पार्लियामेंट की कार्रवाई का वो नहीं दे सकता। दूसरी तरफ समाअत ये चल रही है कि फुल कोर्ट एज यूजुअल, पता नहीं पीडीएम फुल कोर्ट के पीछे क्यों पड़ गई है, वो इससे आगे निकल ही नहीं रही है। और उस पर वहाँ पर बैठे जस्टिस, जो चीफ जस्टिस, जो जस्टिस हैं, उन्होंने काफ़ी सख्त सवालात किए। उनमें तो पहले एक जस्टिस आयशा मलिक हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है कि ये जो समाअत, ये काबिल समाअत केस भी है कि नहीं है, और अगर फुल बेंच ही सारी सुनेगा तो फिर क्या जो हाई कोर्ट के 40 जजेस और सिंध कोर्ट के जो हाई कोर्ट के 60 जजेस और सिंध कोर्ट के जो 40 जजेस हैं वो सब मिलकर सारी समाअत का फैसला क्या करेंगे? फिर फुल कोर्ट बेंच हर जगह बैठा करेगा ना। तो ये कार्रवाई अभी जारी है, देखते हैं इसका नतीजा क्या आता है, क्योंकि वो बात यही है कि जो 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा वो नामंजूर, जो फुल कोर्ट बेंच फैसला करेगा वो मंजूर। ये एक नई उनकी थीम आई हुई है मार्केट में, एक नया नैरेटिव आया हुआ है, और यही बात है कि आप ये चाह रहे हैं कि ये जो बेंच समाअत कर रहा है वो फैसला करे चीफ जस्टिस को। तो क्या ये बेंच चीफ जस्टिस को फैसला कर सकता है? एक सिंपल सी बात है कि जो अदारे का हेड होता है तो उसके नीचे बैठने वाले जो हैं वो उसको कोई अदारे के हेड को हुक्म दे सकते हैं। इसकी एक मिसाल आप ये ले लीजिए कि जो हमारा आर्मी चीफ है उसको कोई ब्रिगेडियर या कोई मेजर जनरल हुक्म दे सकता है कि भाई तुमने ये करना है। ऑर्डर तो आपके चीफ का होता है ना। हर जगह पे एक हेड होती है, एक हिरार्की होती है, एक डेकोरम होता है, उसके तहत चला जाता है ना। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ अपने अपने मफादात की जंग है, ये मफादात की जंग ख़ानदानी है, इसमें अवाम पिसती चली आ रही है, क्योंकि पहले भुट्टो और भुट्टो से लेकर उसका नवासा और अब फिर ज़ियाउल हक और ज़ियाउल हक के बाद नवाज शरीफ, फिर उसकी बेटी और उसके बाद सुनने में आ रहा है बेटी का बेटा मैदान में आएंगे। तो पाकिस्तान जो है इस मोरसी सियासत के हाथों यरगमाल बना हुआ है, और अफसोस इस बात का होता है, अफसोस इस बात का है, और इस लम्हे इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं उसमें इस बात का है कि वो अदारे उनको
इन जैसे टाउट्स की, इन जैसे चाबी के खिलौनों की ज़रूरत पड़ गई है अपना तहफ़्फ़ुज़ करवाने के लिए। वो अदारे जो कहते थे कि ये चोर हैं, उन्हीं से अपना तहफ़्फ़ुज़ करवाया जा रहा है। कल की फिर जो रैलीज़ हुई थी और फिर जो इमरान खान का खिताब हुआ था, लोगों को लगा था कि इमरान खान अब दब के बैठ गया है, शायद वो अब कुछ ना करे, लेकिन इमरान खान ने कल परसों फिर बड़े डट कर नाम लिए और बताया कि कौन कौन उसके कत्ल में मुलव्विस है और कौन कौन बाकी तमाम चीज़ों में मुलव्विस हैं। तो जी, अब पहले तो उनको डिफेंड करवाने के लिए लोग नहीं मिले थे। अब फाइनली उन्होंने इन जैसे लोगों को, शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब जैसे लोगों को मार्केट में लॉन्च किया और वो अब बयान दे रहे हैं कि जी दारे पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। अच्छा, बातें कौन करें दारे पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए? वो जरदारी साहब जिनके आप बयान चेक कर सकते हैं, और या फिर वो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने, या जिनकी जो भतीजी हैं, उन्होंने जर्नल्स और उन सब की तस्वीरें उन पर खुले आम जो है उंगलियां उठाई थी, जो कहते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये आपके नून लीग वालों का नारा है और ये आपका ख्वाजा आसिफ ही कहता था ना कि इन लोगों ने हमारे जिस्म की हड्डियों से बोटियां तक नोच ली है। तो इन लोगों की ज़रूरत पड़ गई है आपको अपने आप को डिफेंड करवाने के लिए। अब वो आएंगे और वो अदारों को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, यानी कि वो लोग जो चोर थे, जिनको आप ही चोर कहते थे, जिनको आपने ही समझाया कि ये चोर हैं, आवाम को आपने ही शऊर दिया कि ये चोर हैं, उन्हीं चोरों से अब आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करवा रहे हैं, अपने हक़ में बयान दिलवा रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान की अपनी स्ट्रैटेजी है, वो अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखते हैं कि वो इस स्ट्रैटेजी में कितना कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जलसों की अनाउंसमेंट कर दी है कि इस पूरा हफ्ता वो जलसे करेंगे, और साथ में उन्होंने अपने तमाम टिकट होल्डर्स को ये इंस्ट्रक्शन भी दी है कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करनी है, उन्होंने अपने वोटर्स तक पहुंचना है, यानी कि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है अपने वोटर्स के साथ। और कहने में आ रहा है कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होता तो वो एक लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसकी कामयाबी और नाकामी के पीछे, मतलब ये आप आखिरी मार्का समझ ले, अवाम का आखिरी मार्का समझ ले, इमरान खान का आखिरी मार्का समझ ले, क्योंकि ये होगा डू और डाई वाला मामला। अगर तो ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो गई तो फिर इमरान खान, और अगर ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होती, अवाम नहीं निकलती, तो फिर ये समझ लीजिए कि नया पाकिस्तान का ख्वाब फिर नया पाकिस्तान ख्वाब ही रह जाएगा। फिर जो इस तब्दीली की आप उम्मीद कर रहे हैं, आप उम्मीद करते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी मार्के पे सबकी नज़रें हैं। सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान ने अपनी जो है बिसात बिछाई हुई है, दूसरी तरफ से भी बिसात पूरी तरह तैयार है, मार्के का काउंटर करने के लिए पूरी तरह तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब तो इस्तेमाल भी करेंगे लोगों को, उन लोगों को भी जो कि नाराज़ कारकुन हैं, जो उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएंगे, अब उनको टिकट नहीं मिला, तो अब ये भी सोचा जा रहा है कि उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो मतलब गेम दोनों तरफ से ऑन है, लेकिन गेम इस तहज पे पहुंच चुकी है कि अब इसकी लास्ट स्टेज ही होगी, क्योंकि अगर इसके बाद ये गेम को ड्रैग किया गया ना, तो मुल्क के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास अब रास्ता नहीं है ना। अब तो आगे एक हम दीवार पे एक बंद गली में दाखिल हो चुके, अब हमारे पास मौका यही है कि इस बंद गली से निकला जाए, या इस बंद गली की दीवार पे सर फोड़ फोड़ के अपने आप को जख्मी कर लिया जाए, अपने आप को मार दिया जाए। तो अब ये आखिरी मार्का है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका और सलामती के लिए। देखते हैं कि इस आखिरी मार्का में जीत किसकी होती है। साथ में ये भी बताते चलें कि इस आखिरी मार्के में एक तरफ अवाम खड़ी हुई है। अगर अवाम जीत जाती है तो इदारे जीत जाते हैं, अवाम जीत जाती है तो आइन जीत जाता है, अवाम जीत जाती है तो कानून जीत जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर अवाम हार गई तो आपके अदारे, आपका आइन, आपके कानून सब हार जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।